गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। अभी कल अपन ने देखे थे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक देखे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 के। आज के वीडियो में अपन 21 से लेके 30 तक क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जो यूपीएससी द्वारा 2018 में पूछा गया था। ओके, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। कोई भी चीज़ अचीव करने के पीछे जस्ट एम करना ज़रूरी नहीं है। ओके, उसके लिए पहली स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो 2020 की एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो 2020 की एग्ज़ाम को अपीयर करने वाले हैं, वो बच्चों के लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ, ये वीडियो सीरीज़ ला रहा हूँ। इसके पहले जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वो है कि जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2017 के, फिर 2019 के, अभी डाल रहा हूँ 2018 के, मतलब 2017, 18, 19 के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ओके, वो हर क्वेश्चंस को मैं इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए ला रहा हूँ ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। तो अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे ऊपर। क्या है क्वेश्चन 21 दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट समटाइम्स सीन इन न्यूज़। ओके, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? ओके, इट इज़ अ इकोनॉमिकल क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट समटाइम्स सीन इन न्यूज़। ए है ऑप्शन, द इंसेंटिव्स गिवन बाय a bank to a merchant for accepting payments through debit cards pertaining to the bank. B है the amount paid back to bank in their customers when they use debit card for financial transaction of purchasing goods and services. C है the charge to a merchant by a bank of accepting payment for its customer through the bank's debit card. D है the incentive given by the government to merchant for promoting digital payment by their customer through point of sale, that is POS machine and debit cards. तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है उसके बारे में पूछा है। क्या होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट दोस्तों? तो एमडीआर, ओके, एमडीआर क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? MDR is a fee charged for a merchant by a bank for accepting payment for customers through credit and debit cards in their establishments. So, option C is the correct answer. It is a charge to the merchant by a bank to accepting payment from his customers through the bank's debit card. Okay. तो MDR जो होता है, इट कंपेंसेट द कार्ड इशूइंग बैंक द लेंडर विच पुट्स द POS टर्मिनल एंड पेमेंट गेटवे सच एज मास्टर कार्ड, वीज़ाज एंड देयर सर्विसेज। तो जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, ओके, जो कार्ड्स प्रोवाइड करती हैं, उनको मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिया जाता है। ओके, MDR चार्जेस आर यूजुअली शेयर्ड इन प्री एग्रीड प्रोपोर्शनल बिटवीन बैंक एंड मर्चेंट। ओके, बैंक और मर्चेंट के बीच उसकी प्री एग्रीमेंट होती है कितना परसेंटेज MDR देना है। You got it? Now let's move on question 22. क्या है question 22? What are the consequences or consequences of the country becoming the member of nuclear supplier group? Nuclear supplier group, that is NSG. न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर होने के क्या एडवांटेजेस हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, इट विल हैव एक्सेस टू लेटेस्ट एंड मोस्ट इफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, दैट इज NPT का मेंबर हो जाता है। अगर कोई भी कंट्री न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर है तो वो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है न्यूक्लियर वेपन्स की, उसका ऑटोमेटिक मेंबर हो जाता है। ऐसा नहीं है ऑटोमेटिक, ऐसा कुछ भी, ये दोनों ट्रीटीज अलग अलग है। तो ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी neither 1 nor 2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस केस। सो जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का जो मैंडेट है, ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ फॉर दी
to access the latest and most efficient nuclear technology, but it does not allow or automatically become a member of NPT. So nuclear supplier group is a group of nuclear supplier countries that seeks to contribute to the non-proliferation of nuclear weapons through the implementation of two sets of guidelines for nuclear export and nuclear related exports. So but becoming the member of nuclear supplier group will not automatically make the member of NPT, इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है. सो व्हाट इज न्यूक्लियर ग्रुप, होता क्या है एग्जैक्टली? तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इज अ मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट. ओके, इट इज अ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन. मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है टू कंट्रोल द एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर export related material, and to prevent nuclear proliferation by controlling the export of material, equipment and technology that can be used to manufacture nuclear weapons. So memberships of nuclear supplier group enable access to technology for the range of uses from medicine to building nuclear power plant for India from the nuclear supplier group, which is essentially a traders cartel. So अगर हमें कहाँ पे भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए तो उसको हम लोग उसको बढ़ावा दे सकते हैं इफ़ वी आर बिकम अ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मेंबर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. यू गॉट इट. Now let's move on question 23. What is question 23? With reference to the India's decision to levy a equalization tax of 6% on online advertisement service offered by non-resident entities, which of the following statement is a correct? जो levy on equalization tax है ओके नॉन रेसिडेंट एंटिटीज़ के ऊपर, उसके बारे में स्टेटमेंट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ Income Tax Act. Second, non-resident entities that offer advertisement service in India can claim a tax credit in their home country under the Double Taxation Avoidance Agreement. Okay, DTAA. DTAA के अगेंस्ट वो कर सकते हैं Double Taxation Avoidance Agreement. So select the correct answer using the given below. First A only, second 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट इट इज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, नो इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इक्वलाइजेशन लेवी इज अ टैक्स ऑन बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है ऑनलाइन मार्केटिंग का, in which any Indian pays a sum of more than 1 lakh to non-resident entities such as Google and Facebook. It is a part of Finance Act. It is not a part of Income Tax Act. It is a part of Finance Act. और वो कौन देता है? If he should be a online marketer and if sum of more than 1 lakh to non-resident entity, तब उसको इक्वलाइजेशन टैक्स देना पड़ता है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंस एक्ट, नॉट अ इनकम टैक्स एक्ट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है दोस्तों तो फर्स्ट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाता है. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द नॉन रेसिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विस इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. It is also the incorrect statement. Since equalization levy is outside the scope of tax treaties entered into by India with other country, the foreign company cannot claim a tax credit in its home country. So DTA के अगेंस्ट वो नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है. तो D is the correct answer. D is the correct answer of this question. D is the correct answer. Both these statements are incorrect. ठीक है दोस्तों. Now let's move on question 24. What is question 24? The FRBM, that is Fiscal Responsibility and Budget Management Review Committee report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general combined government by 2023, comprising 40% of the central government and 20% for the state government. Second statement है the central government has domestic liability of 21% of GDP as compared to that of 49 to GDP of the state government.
थर्ड है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू टेक अ सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओन्स इट्स आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज टू द लेटर. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाव इज आर करेक्ट? ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है 1 and 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3. बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? सी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, FRBM रिव्यू पैनल हैड रिकमेंडेड दैट criteria to death as parameter for fiscal responsibility to central share being 40 and state of 20. ओके, सो 40-20 का रेशियो उन लोगों ने डिसाइड किया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. सेंट्रल कितना भरेगा? 40%, 20% फॉर स्टेट. ओके, सो also in terms of domestic liability the figure are actually reversed. The central government is 49 and the state government 29. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने सेकेंड स्टेटमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना भरेगा? ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है 49% एंड स्टेट कितने हैं? 21% लायबिलिटी. सो यहाँ पे उन लोगों ने उल्टा किया है, तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, तो बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएगा. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड. As per the Constitution of India, it is mandatory, yes, under Article 293. Under Article 293, subclause 3, a state may not, without the consent of Government of India, raise any loan if there is a still outstanding any part of loan which has been made to the state by the Government of India and by its predecessor government, or in respect to of which the guarantees has been given by the Government of India or by its predecessor government. So option 3 of statement 3 is also correct statement. इसीलिए C is the correct answer of this question. आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, उसका मैं ज़रूर जवाब दूंगा. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए. जो भी बच्चे 2020 के एग्ज़ाम यूपीएससी की अपेयर होने वाले हैं उनके लिए ये मैंडेटरी वीडियो है. मैंडेटरी बोल रहा हूँ मैं क्योंकि देखना ज़रूरी है, जिससे आपको क्या होता है एक आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी द्वारा किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इससे क्या होता है कि आपके माइंड में एक ऑर्गन डेवलप्ड हो जाता है जो आपको क्या करता है, हेल्प करता है टू टैकल दी एनी क्वेश्चंस विच इज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स. नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 25. व्हाट इज क्वेश्चन 25? फर्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग statements. First, the quantity of the imported edible oil is more than the domestic production of edible oil in the last 5 years. The government does not impose any custom duty on the imported edible oils as a special case. Which of the statement above is correct? A है 1 only, B है 2 only, C है both, D है neither 1 nor 2. बताइए जल्दी जल्दी क्या हो सकता है? जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन दी डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 ईयर. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? सो इंडिया इम्पोर्टेड ऑलमोस्ट 14 to 50 मिलियन टन्स ऑफ एडिबल ऑयल एन्यूअली. ओके, कितने इंडिया इंपोर्ट करता है? ऑलमोस्ट 14 to 50 मिलियन टन्स टू मीट डोमेस्टिक डिमांड. जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको मीट करने के लिए इंडिया ऑलमोस्ट 14 to 15 मिलियन टन एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है फ्रॉम द अदर कंट्री. एंड एट प्रेजेंट द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द क्रूड सोयाबीन ऑयल इज ऑलमोस्ट 3%. क्रूड सनफ्लावर के ऊपर हैं ऑलमोस्ट 25% एंड क्रूड रेपसीड ऑयल ऑलमोस्ट 25%. सो अकॉर्डिंग टू द ICRA, India occupies a prominent position in the world's oilseed industry with contribution of around 10% of worldwide production. India produce almost 10% of worldwide production of oilseeds. So इसीलिए क्या हो जाता है कि जो
but the demand of edible oil is almost significantly higher than the domestic production. So हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है 10% होने के बावजूद भी हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन की डोमेस्टिक डिमांड है वो हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री. ऑलमोस्ट 60% ऑफ edible oil we need to import from other country. So financial year 2016, India's total edible oil demand stood at 24 million ton, out of which 9 million ton was made from domestic production and 15 million ton made from import. So first statement is correct. This quantity of imported edible oil is more than the domestic production of edible oil in the last 5 years. Okay, और सेकेंड स्टेटमेंट है, तो अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है तो डी नीदर 1 नॉर 2 और ये बी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है. सेकेंड स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी. गवर्नमेंट डज ओके, गवर्नमेंट क्या करती है, इम्पोर्ट ड्यूटी edible oil के ऊपर रखती है. ऑलमोस्ट इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन क्रूड edible oil लाइक ग्राउंड नट्स, ऑलिव ऑयल, सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सफोला ऑयल, कोकोनट, पाम, then linseed oil, maize corn oil, castor oil, sesame, other fixed vegetable fats and oil has been raised from 12.5 to 30%. ओके, 30%, 12.5 से हम लोगों ने 30% इंक्रीज़ किए है. ओके, कस्टम ड्यूटी एंड इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन दिस रिफाइंड ऑयल refined edible vegetable oils has been raised from 20 to 35%. पहले 25% था, 20% था. now it is made 35% in according to the budget 2018 के बजट के अनुसार ये इम्पोर्ट ड्यूटी हमने 20% से 35% तक इंक्रीज़ की है. ठीक है, सो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है. ओके, यहाँ पे नॉट लिखा है. ओके, अगर हम लोग कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं, सो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होता है ए. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. यू गॉट इट. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 26. व्हाट इज क्वेश्चन 26? He wrote biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji, Sri Krishna, stayed in America for some time and was also elected to the Central Assembly. He was ए. अरबिंदो घोष, बी. बिपिन चंद्र पाल, सी. लाला लाजपत राय, डी. मोतीलाल नेहरू. तो जिसने ऐसा व्यक्ति जिसने मैजिनी की बायोग्राफी लिखी है, गैरीबाल्डी की बायोग्राफी लिखी है, शिवाजी महाराज की बायोग्राफी लिखी है, फिर श्री कृष्णा के ऊपर उन्होंने बायोग्राफीज लिखी हैं, तो ऐसा कौन सा इंसान है जो अमेरिका में भी रहा है एंड ही आल्सो इलेक्टेड एज अ सेंट्रल असेंबली. ये चार जो ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा इंसान है? सो तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज लाला लाजपत राय. लाला लाजपत राय adopted Mazzini as his own guru, and after reading Surendranath's speeches in 1896, he wrote the series of books in Urdu which he named in the Great Men of World. The first great man he chose was his Italian guru, that is Mazzini, and then Garibaldi along with Shivaji Maharaj, Dayananda Prabhu, Sri Krishna. His purpose of selecting Mazzini and Garibaldi was to infuse patriotic sentiment in youth of Punjab who had no access to books in English. ओके, मैजिनी की और गैरीबाल्डी की बायोग्राफी लिखने के पीछे लाला लाजपत राय जी का एक ही ऑब्जेक्टिव था, एक ही मोटो था, टू इस्टेब्लिश नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द यूथ इन पंजाब. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 27. क्या है क्वेश्चन 27? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग गेटमैन. फर्स्ट, Aadhaar card can be used as a proof of city. It is not Getman. Okay, sorry for this, guys. Sorry for this. Okay, it is a statement. Okay, it is a statement. Consider the following statements. First, Aadhaar card can be used as a proof of citizenship or domicile.
Second है once issued Aadhaar card cannot be deactivated or omitted by the issuing authority. Which of the statement given above is are correct? A है one only, B है two only, C है both one and two, D है neither one nor two. So देखिए आधार कार्ड इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप ऑफ डोमिसाइल, क्योंकि जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि हाई कोर्ट विल नॉट बी कंसिडर एज अ प्रूफ फॉर सिटीजनशिप. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगा, फर्स्ट रॉन्ग है तो ए एंड सी इनकरेक्ट हो जाएगा. फिर सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि वंस इशूड आधार कार्ड कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड. इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज UIDAI ने अपडेट पॉलिसी वर्जन 2.3 में बताया है कि डीएक्टिवेशन ऑफ आधार आर कंसिडर अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. फर्स्ट उन्होंने कंडीशन बताई है इफ़ विद इन 2 years ऑफ अटेनिंग एज 5 द चाइल्ड्स बायोमेट्रिक आर नॉट अपडेटेड इन आधार डाटाबेस, हिज हर आधार कार्ड विल बी डीएक्टिवेटेड. नो ऑथेंटिकेशन परमिसेबल, इट विल बी रीएक्टिवेटेड वंस बायोमेट्रिक आर अपडेटेड इन डाटाबेस. तो डीएक्टिवेट किया जा सकता है. इफ़ विद इन 2 years ऑफ अटेनिंग एज 15 द चिल्ड्रंस बायोमेट्रिक आर नॉट अपडेटेड इन आधार डेटाबेस, हिज हर आधार कार्ड विल बी डीएक्टिवेटेड. इट विल बी reactivated against once again after the biometric is updated. And third condition है if resident has not biometrically authenticated in 5 years, his her own time password, that is OTP based authentication service will be deactivated. They will be reactivated once the resident biometrically authenticate. So इसको deactivate किया जा सकता है under the as mentioned 3 conditions preconditions हैं. अगर वो 3 कंडीशंस हैं तो उसमें डीएक्टिवेट किया जा सकता है. तो सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चंस फ्रेंड्स. इफ़ यू हैव डाउट इन एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट so that I will answer your queries. Now let's move on question 28. Now what is question 28? Which of the following has shrunk immensely, dried up in the recent past due to the human activity? Aral Sea, Black Sea, Lake Baikal. Select the above correct. Select the correct answer using the code given below. A है 1 only, B है 2 and 3, C है 2 only, D है 1 and 3. So जो statement 1 है अरल सी. अरल सी इज़ अ सलाइन लेक लोकेटेड इन. अरल सी कहाँ पे मिल पाया जाता है? देखिए अरल सी इज़ अ सलाइन वाटर लेक इन सेंट्रल एशिया विच वाज वंस 4th लार्जेस्ट सॉल्ट लेक. ओके, दुनिया का 4था लार्जेस्ट सॉल्ट लेक था. जो 1960 में अरल सी विच वॉज अ ड्रेनेज बेसिन फॉर किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड कजाकिस्तान began to shrink as the Soviet Union began to divert water from agricultural purpose. ओके, जैसे ही सोवियत यूनियन ने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए वाटर को डाइवर्ट किया तो अरल सी क्या होने लगा? श्रिंक होने लगा. द अरल सी विच वॉज वंस 2006. ओके, अरल सी पहले कितना था? 26,000 ऑलमोस्ट 300 स्क्वायर माइल्स था. नाउ इट इज़ माइल्स इन साइज हैड डिक्रीज इन साइज ऑफ 2007 में वो ऑलमोस्ट 10% टू इट ओरिजिनल. ओके, इससे कम हो रहा है. 10% मतलब ऑलमोस्ट 2630 स्क्वायर किलोमीटर के उससे श्रिंक हुआ है, तो इसीलिए अरल सी श्रिंक हो रहा है. सेम लेक बैकाल हैजंट श्रंक इमेंसली येट. बैकाल तो नहीं हो रहा है तो 3 नहीं है. So certainly in its water in shrinking but it's not immense like अरल सी. यहाँ पे पूछा हमें immensely हो रहा है लेकिन immensely नहीं हो रहा है. If one has to go for 2 options, the intensity of shrinkage between either equal or comparable. Case of Aral Sea is extreme and Lake Baikal present condition which is better is not comparison to Aral Sea itself. So yes, Black Sea and Aral Sea. तो यहाँ पे A इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों. A इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यू गॉट इट? समझ रहे आप? आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन 29. व्हाट इज क्वेश्चन 29?
रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती है, पब्लिश करती है? ए है एमनेस्टी इंटरनेशनल, बी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सी है द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, डी है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। The Rule of Law Index is proposed by or published by World Justice Project. The World Justice Project is an American independent multidisciplinary organization with the stated mission of working to the advance of rule of law around the world. The World Justice Project Rule of Law Index is quantitative assessment. Okay, quantitative assessment है to tool designed to offer the detailed and comprehensive picture of the extent to which country adheres to the rule of law. The index provide data on 8 dimension of rule of law. 8 डायमेंशन इसमें कवर होते हैं. फर्स्ट कौन सा डायमेंशन है? दैट इज लिमिटेड गवर्नमेंट एंड पावर. सेकेंड है एब्सेंस ऑफ करप्शन. थर्ड है ऑर्डर एंड सिक्योरिटी. फोर्थ है फंडामेंटल राइट्स. फिफ्थ है ओपन गवर्नमेंट. सिक्स्थ है रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट. सेवेंथ है सिविल जस्टिस एंड एट्थ है क्रिमिनल जस्टिस. ये टोटल 8 एरियाज में डायमेंशन चेक किए जाते हैं. सो दिस फैक्टर्स आर फर्दर डिसएग्रीगेटेड इनटू 44 इंडिकेटर. ओके, 8 फैक्टर है तो उसमें अगेन 40 इंडिकेटर्स के ऊपर उनको नापा जाता है. टुगेदर दे प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ रूल ऑफ लॉ कंप्लायंसेस. द इंडेक्स इज टिपिकली पब्लिश एनुअली. ओके, एनुअली पब्लिश किया जाता है. एनुअली पब्लिश किया जाता है. यू गॉट इट. नाउ लेट्स मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, टुडेज वीडियो. द क्वेश्चन नंबर 30. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द ATM इन इंडिया? जो ATM की लिंक है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लिंक करती हैं? फर्स्ट है इंडियन बैंक एसोसिएशन. बी है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिट्स. सी है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे देखिए ATM को तो रिजर्व बैंक नहीं करेगी, इंडियन नेशनल बैंक भी नहीं, नेशनल सिक्योरिटी मार्केट भी नहीं, तो बचता है हमारा सी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. सो व्हाट इज नेशनल कॉरपोरेशन, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इन इंडिया? सो नेशनल फाइनेंशियल स्विच दैट इज NSF इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ATM की जो श्रृंखला है ओके उसको नेशनल फाइनेंशियल स्विच के अगेंस्ट किया है. इट वॉज डिजाइन डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड. It was designed, developed and deployed by the Institute of Department and Research in Banking Technology, that is IDRBT, in 2004 with the goal of interconnecting of ATM in the country and facilitating convenience banking. So for National Financial Switch, that is ATM network having 3.7 members and connecting about 50,000 ATMs was taken over the NPCI from Institute of Development and Research in Banking Technology on December 14, 2009. So पहले जो कौन कंट्रोल करता था? तो Institute of Development and Research in Banking Technology in 2004, but after 2009 it was controlled by the National Payment Corporation of India. ठीक है दोस्तों, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फ्रॉम 21 to 30. अगर इस वीडियो को पूरा देखा होगा आपने, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा दोस्तों. मैं आपके उस क्वेरीज़ का ज़रूर रिप्लाई दूंगा. इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए. अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप लाइक डिसलाइक ज़रूर करके जाना है, ताकि मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले. और दोस्तों इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी नए वीडियोस आएंगे वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 2020 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस उसका आपके प्रिपरेशन में रोल प्ले होगा. तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में. तब तक जय हिंद.